Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video. Welcome to another concept of biology of class 9 bioenergetics. हमारा यूनिट नंबर 7 है बायोएनर्जेटिक्स एंड रोल ऑफ एटीपी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है, बायोएनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस कन्वर्जेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि किसी भी जानदार में एनर्जी का ताल्लुक, ठीक है, पढ़ना, उसके बारे में डिटेल से रीड आउट करना और उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र करना, कन्वर्ट होना दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। ये जो टर्म है बायो एनर्जेटिक्स, इसमें मेन जो चीज़ है एनर्जी की कन्वर्जन, एनर्जी का ट्रांसफ़र और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसकी स्टडी डिटेल से करना बायो एनर्जेटिक्स कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे बायो एनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ एटीपी इज़ द मेन कॉन्सेप्ट दैट वी शुड हैव टू क्लियर हियर। सबसे पहले हम यहाँ पे देखा जाए काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी जो है, जितने भी प्रोसेसेस सेल के अंदर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दो तरह से होते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है, जो भी हम मोशन करते हैं, जो भी एनर्जी मोशन की वजह से होगी, जो भी एक्टिविटी मोशन की वजह से होगी, कोई भी काम है, चाहे हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो मोशन में हरकत की वजह से होगी, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी। और जो एनर्जी जो कि ड्यू टू हाइट होगी, हाइट की वजह से होगी, वो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कहलाएगी। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, यानी कि हाइट की वजह से, जैसे वाटरफॉल, पानी का ऊपर से नीचे की तरफ आना, पाइप्स में पानी का ऊपर से नीचे की तरफ आना, तो वो काइनेटिक एनर्जी नहीं बल्कि पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर की जाएगी। ऐसी ही कंडीशंस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में स्टोर्ड होती है। वो तब रिलीज होती है जब ये पोटेंशियल जो बॉन्ड्स होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के ब्रेक डाउन होती है उसके अंदर, और एनर्जी रिलीज होती है मोशन की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वो रिलीज होती है एनर्जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है हाइट की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी कोई भी हाइट की जैसे चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है, किसी भी चीज़ का ऊपर से नीचे की तरफ गिरना, और काइनेटिक एनर्जी किसी भी चीज़ का मोशन की वजह से होना, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ पे हमारी चीज़ जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन दो टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद हमारी जो मेन चीज़ है बायो एनर्जेटिक्स, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को राइट डाउन करूँगी। ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स एंड रोल ऑफ एटीपी। तो जो एटीपी है ना, इसका मतलब है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, इसकी फुल एब्रीविएशन और फुल टर्म है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट एटीपी। एनर्जी का मेन जो है फिनोमिना इज साइन ट्राईफॉस्फेट एटीपी। एनर्जी का मेन जो है फिनोमिना इस एटीपी पे कंसीडर किया जाता है, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात ये कि अगर हम इसकी, जैसे मैंने पहले स्टार्ट में आपको डायग्राम समझा दिए, डेफिनेशन समझा दिए, तो डेफिनेशन की तरफ देखें तो बायोएनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स, एनर्जी का ताल्लुक दूसरी ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ, एनर्जी ट्रांसफ़र होने तक का ताल्लुक, ठीक है, एनर्जी को कन्वर्ट करने का ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बायो एनर्जेटिक्स कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे ये पहली बात। दूसरी बात कि ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी बाय मेटाबॉलिज्म द फूड दे ईट और प्रिपेयर। तो यहाँ पे अगर हम अपनी डेफिनेशन को राइट डाउन करते हैं, तो स्टडी, ऐसी स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है, ऐसी स्टडी जिसमें हम ताल्लुक के बारे में पढ़ते हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस, और एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कन्वर्जन का पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होना, उसका रिलेशनशिप, ठीक है, और उसका यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आएगा कन्वर्जन, कन्वर्ट होना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जानदार हैं उनके अंदर, ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज बायो एनर्जेटिक्स, उनको हम बायो एनर्जेटिक्स कहेंगे, इज़ नोन एज बायो एनर्जेटिक्स।
ठीक है। यहाँ पे जो ये कन्वेयंस का प्रोसेस है सारा बायो एनर्जेटिक्स के अंदर डिटेल के साथ जो है फर्दर हमने इसको कंसीडर करना है। बायो एनर्जेटिक्स के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ इसकी अगर थ्योरी को लेके चलें तो उसके अंदर हम देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो फिनोमिना आते हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी बाय मेटाबॉलिज्म द फूड दे ईट और प्रिपेयर। और कोई भी जानदार है वो एनर्जी को हासिल तब करता है जब वो उस फूड को खुराक को या तो वो बनाता है प्रिपेयर करने के दौरान या वो उस खुराक को खाता है। तो इस सूरत हाल में कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो मेटाबॉलाइज करता है फूड को, ठीक है, और उससे एनर्जी को हासिल करता है। यहाँ पे एक ये चीज़ की समझ आ गई। दूसरी आए फूड कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स बॉन्ड्स। तो कोई भी खुराक है हमारी फूड है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है उसके बॉन्ड्स के अंदर। व्हेन दीज बॉन्ड्स आर ब्रेक डाउन, जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं, अ लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ यूजुअली रिलीज। जब ये बॉन्ड्स जो हैं ब्रेक डाउन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के तो एक ह्यूज अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी निकलती है। सम ऑफ दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉन्ड निकलती है। Some of this energy is stored in the form of potential energy in the bonds of ATP molecules। तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो स्टोर्ड हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एटीपी के बॉन्ड्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर। दैट वाइल द रेस्ट escapes एज हीट। तो जो बाकी की एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, हीट की फॉर्म में निकल जाती है। The potential energy stored in ATP is again transferred into kinetic energy। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर्ड हुई होती है एटीपी की फॉर्म में, ये दोबारा ट्रांसफ़र हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में टू कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज़, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के सारे प्रोसेसेस को अच्छे तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर सकें। तो इस सूरत हाल में एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में अंदर से। यहाँ पे दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और देखें कि एनर्जी और उसके बॉन्ड्स और पोटेंशियल एनर्जी और फूड का प्रिपेयर होना, ये सारा मैकेनिज़्म जो है एक ही चीज़ के अंदर हो रहा होता है। इस मैकेनिज़्म में इस परफॉर्मेंस के अंदर इसकी डिटेल्स और हर चीज़ एक ही टाइम में सारी हो रही होती है। ये नहीं कि कोई भी काम अलग टाइम पे हो रहा है, ये सारा प्रोसेस इकट्ठा। तो उसके बाद जो है डिटेल्स पढ़ने के बाद जो है हमारे पास एक बॉक्स आता है जिस बॉक्स के अंदर जो है हमने कुछ चीज़ें पढ़ी कि प्लांट्स और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एल्गी जो अपनी फूड जो है खुद प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और उनके लिए लाइट बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं लाइट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, तो वो सारा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। जबकि एनिमल्स, फंजाई और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआज होते हैं, वो अपनी जो फूड है वो दूसरों से हासिल करती हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो डायग्राम आती है, ये जो सिर्फ मैंने जिसका जो है मैप बनाया है, अब इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं हम पुट करेंगे ताकि हम क्लियरली समझ जाएं कि ये है क्या। तो सबसे पहले रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रेड्यूस्ड होता है। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स, जब इसकी रिडक्शन होगी तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड्स में। यानी कि जो फूड हमने खाया होगा, फूड स्टफ जितना भी हमने खाया होगा, उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, वो टूट जाएगा किसके अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स के अंदर वो टूट जाएगा। इस सूरत में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी कि इस सब प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी तो चाहिए होगी, तो इसमें जितना एनर्जी का हिस्सा होगा वो होगी या तो लाइट रेडिएंट एनर्जी कंसीडर की जाएगी, यानी कि इनपुट ऑफ एनर्जी एनर्जी की वजह से ही रिक्वायर्ड हुई जिसकी वजह से ब्रेक डाउन हुई। और फिर लाइट रेडिएंट एनर्जी, एनर्जी कौन सी है, लाइट रेडिएंट एनर्जी। इसके बाद रिडक्शन का प्रोसेस होने के बाद हमारा दूसरा प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन का। यहाँ पे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, यानी कि जितनी भी खुराक खाई उसकी ऑक्सीडेशन हुई, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ
टू रिलीज़ एनर्जी, एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए उसकी ऑक्सीडेशन हुई, यानी कि एनर्जी रिलीज़ हुई तो उसकी फूड स्टफ जो भी फूड हमने खाया उसकी रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन और ब्रेकडाउन के बाद ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, और इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में हीट हमारे पास रिलीज़ हुई, यानी कि हमारी जो हीट थी वो क्या हुई, रिलीज़ हुई। इसके बाद हमारा जो मेन जो सारा फूड स्टफ का रहा है, यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी स्टोर्ड हुई थी एटीपी के फॉर्म में, अब उसने काम क्या करना है, उसका जो बेसिक रोल है वो क्या है। ठीक है, एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड हुई थी उसका बेसिक मकसद क्या है कि उस एनर्जी ने आगे से काम क्या करना है किसी भी बॉडी के लिए, उसके फंक्शन के लिए। तो जी सबसे पहला उसका काम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, के सेल के स्ट्रक्चर्स के अंदर, सेल के अंदर जो उसने मेन काम करना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो यानी कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होना एटीपी की फॉर्म में, उसने एनर्जी ने आगे हमसे काम करवाना है, ये नहीं कि खाली स्टोर्ड होके तो वो बैठ गई एनर्जी, अब वो किसी काम की नहीं है, बस उसका कोई काम है ही नहीं। तो उसका जो बेसिक काम है कि बॉडी के अंदर उसका काम है सेल्स के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम करना। सबसे पहले वो जो काम करेगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम करेगी। उसके बाद जो काम होगा मेंटेनेंस के अंदर, सेल के अंदर जो मेंटेनेंस है, ठीक है, उसका काम। फिर जो सेल के अंदर केमिकल सिंथेसिस का काम है, केमिकली जो सेल के अंदर सिंथेसिस ऑफ जो है स्ट्रक्चर्स और केमिकली उसको बनाना, उसका काम है। इस दौरान जितने भी ये प्रोसेसेस होती हैं उसमें हीट रिलीज़ होती है, उसमें हीट जो है निकलती है, हीट का रिलीज़ होना न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स हमें इस चीज़ का बताते हैं। अब जो हमने चीज़ पढ़नी है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, यानी कि जितने भी हमारे फॉर और लाइफ प्रोसेसेस ज़िंदगी के प्रोसेसेस हैं उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस तो कूट कूट के भरे हैं, जिन्हें हम इनका मुकम्मल जो है रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन के अंदर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे तो जी कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। तो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसके बाद आती है बारी रिडक्शन की। तो रिडक्शन के अंदर क्या होगा, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के गेनिंग के प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं, ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है लॉस होते हैं। तो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शंस। यहाँ पे ये बात हमारा ये फिनोमिना मेन स्टेप क्लियर होगी। जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की मदद से होती हैं, जो कि डायरेक्ट सोर्स है एनर्जी का। रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सचेंज होती हैं, एटम्स के दरमियान एक्सचेंज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है, लेकिन ये डिपेंड करता है ये कहाँ पाए जा रहे हैं, इनके अरेंजमेंट एटम्स में इसका मेन रोल कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल, जैसे मिसाल के तौर पर व्हेन दे आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, जब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के अंदर प्रेजेंट होंगे तो ये स्टेबल एसोसिएशन होगी ऑक्सीजन एटम के साथ। लेकिन ये यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी स्टोर्ड हुई थी एटीपी की फॉर्म में, अब उसने काम क्या करना है, उसका जो बेसिक रोल है वो क्या है। ठीक है, एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड हुई थी उसका बेसिक मकसद क्या है कि उस एनर्जी ने आगे से काम क्या करना है किसी भी बॉडी के लिए, उसके फंक्शन के लिए। तो जी सबसे पहला उसका काम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, के सेल के स्ट्रक्चर्स के अंदर, सेल के अंदर जो उसने मेन काम करना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो यानी कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होना एटीपी की फॉर्म में, उसने एनर्जी ने आगे हमसे काम करवाना है, ये नहीं कि खाली स्टोर्ड होके तो वो बैठ गई एनर्जी, अब वो किसी काम की नहीं है, बस उसका कोई काम है ही नहीं। तो उसका जो बेसिक काम है कि बॉडी के अंदर उसका काम है सेल्स के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम करना। सबसे पहले वो जो काम करेगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम करेगी। उसके बाद जो काम होगा मेंटेनेंस के अंदर, सेल के अंदर जो मेंटेनेंस है, ठीक है, उसका काम। फिर जो सेल के अंदर केमिकल सिंथेसिस का काम है, केमिकली जो सेल के अंदर सिंथेसिस ऑफ जो है स्ट्रक्चर्स और केमिकली उसको बनाना,
उसका काम है। इस दौरान जितने भी ये प्रोसेसेस होती हैं उसमें हीट रिलीज़ होती है, उसमें हीट जो है निकलती है, हीट का रिलीज़ होना न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स हमें इस चीज़ का बताते हैं। अब जो हमने चीज़ पढ़नी है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, यानी कि जितने भी हमारे फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस ज़िंदगी के प्रोसेसेस हैं उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस तो कूट कूट के भरे हैं, जिन्हें हम इनका मुकम्मल जो है रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन के अंदर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे, तो जी कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। तो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसके बाद आती है बारी रिडक्शन की। तो रिडक्शन के अंदर क्या होगा, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के गेनिंग के प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं, ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है लॉस होते हैं। तो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शंस। यहाँ पे ये बात हमारा ये फिनोमिना मेन स्टेप क्लियर होगी। जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की मदद से होती हैं, जो कि डायरेक्ट सोर्स है एनर्जी का। रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सचेंज होती हैं, एटम्स के दरमियान एक्सचेंज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है, लेकिन ये डिपेंड करता है ये कहाँ पाए जा रहे हैं, इनके अरेंजमेंट एटम्स में इसका मेन रोल कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल, जैसे मिसाल के तौर पर व्हेन दे आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, जब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के अंदर प्रेजेंट होंगे तो ये स्टेबल एसोसिएशन होगी ऑक्सीजन एटम के साथ, लेकिन ये होगी ऑक्सीजन एटम के साथ, लेकिन ये एनर्जी का गुड सोर्स नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मैंने बताया ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे वो होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जिसके अंदर ये जैसे ए कंपाउंड है, इसके अंदर लॉस हो रहे हैं। अब हमारा नीचे है बी कंपाउंड, इसके अंदर है रिडक्शन, यानी कि द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो वो हमारा कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शंस। जैसे बी पार्ट हम कह लेते, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ड्रैग्ड अवे ऑक्सीजन से दूर लेके जाए, मतलब ऑक्सीजन से दूर लेके जाए जाते हैं और इसको किसी भी दूसरे एटम के साथ अटैच कर दिया जाए, जैसे ऑक्सीजन को कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो ये एक अनस्टेबल ताल्लुक कायम करते हैं। दे ट्राई टू मूव बैक टू ऑक्सीजन, और ये वापस चले जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ। और व्हेन इट हैपन, ये कब होता है, जब एनर्जी रिलीज होती है तब ये सारा प्रोसेस होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस का काम है कि लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का लॉस और गेन। जैसे हम जानते हैं हाइड्रोजन एटम्स के अंदर एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एटम के अंदर लॉस हो रहे हैं, और ये एक्चुअल लॉस जो है इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसी तरह एक्चुअल गेनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन एटम के अंदर, ठीक है, वो रिडक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हमारी क्लियर हो गई, ये वाला टॉपिक भी हमने क्लियर कर लिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम कहेंगे कम्प्लीटली रिडॉक्स रिएक्शंस। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, एटीपी द सेल्स एनर्जी करेंसी। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन तो हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर तो हमने अपनी हर चीज़ को जो है अच्छे से कंसीडर कर लिया कि कैसे लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर उसके अंदर कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का गेन, कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। लेकिन अब जो बात आती है ना हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, ये इसको थोड़ा सा समझना जो है ना, समझ लें, आप इसको समझ गए ना तो आपको इस पूरे चैप्टर की जो है ना समझ आ गई हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एटीपी द सेल्स एनर्जी करेंसी। द मेजर एनर्जी करेंसी, यानी कि सेल की जो मेजर एनर्जी करेंसी है ना तमाम सेल्स की, वो एक न्यूक्लियोटाइड है। उस न्यूक्लियोटाइड को हम कहेंगे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल्स, द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल्स इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से मतलब जिसे हम कहेंगे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे इज कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है,
जिसमें यहाँ पे इज कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जिसमें यहाँ पे राइट कर रही हूँ, बोर्ड पे राइट कर रही हूँ। तो ये हमारा सबसे पहली बात याद रख लें, सबसे पहला पॉइंट, जो मेजर एनर्जी करेंसी है तमाम सेल्स की वो न्यूक्लियोटाइड है। कौन सा न्यूक्लियोटाइड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द मेजर न्यूक्लियोटाइड। लाइक सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स का बनना, ठीक है, द सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, बहुत सारे बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, और माइक्रोमोलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, इनके जो मेजर पार्ट है, ठीक है, एनर्जी है, वो हमारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, और इसका काम है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाना। अब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कौन से, छोटे मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनका वेट भी इतना नहीं होता, और बड़े मॉलिक्यूल्स जिनका कुछ ना कुछ वेट होता है, जैसे कि डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एंड प्रोटीन्स भी बड़े मॉलिक्यूल्स में शामिल होता है ना, और प्रोटीन्स का बनना। तो ये सारे जो हैं मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस हैं। उसके बाद हम अपने टॉपिक के ऊपर अगर आ जाएं, देखें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम, मूवमेंट और नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन, ठीक है, नर्व इम्पल्सेस यानी कि सिग्नल्स वगैरह देना, एक्सोसाइटोसिस यानी कि सेल को इंगल्फिंग खाने का प्रोसेस, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस, ये सारा एटीपी द सेल एनर्जी करेंसी, जिसे हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, उसके अंदर आता है। इसके बाद एटीपी किसने डिस्कवर किया था, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। 1929 में कार्ल लोहमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के बारे में इंट्रोड्यूस्ड करवाया था। तो प्रपोज टू बी द मेन एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल, ने बताया कि एक बहुत मेजर एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल है सेल के अंदर, जिसका काम है एनर्जी को ट्रांसफ़र करना। फिर 1940 के अंदर जिसे नोबेल प्राइज़ मिला था फ्रिट्ज लिपमैन को, उन्हें इनको जो है नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आ जाएं, तो ये कुछ 3 लीनियर चेन्स के फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच थे, उसके बाद राइबोस शुगर अटैच थी, ठीक है। ये एडिनोसाइन का स्ट्रक्चर है, एडिनोसाइन को खोल के यहाँ पे बताया गया है। तो ये 5 जो थी कार्बन शुगर्स थी राइबोस, उसके बाद 3 फॉस्फेट ग्रुप्स और एक नाइट्रोजन बेस, ये डबल रिंग नाइट्रोजियस बेस जिसे एडिनाइन का नाम दिया गया, ये इसके साथ अटैच्ड की गई थी इस स्ट्रक्चर के साथ, एडिनाइन का जिसको नाम दिया गया, ठीक है। 3 लीनियर फॉस्फेट ग्रुप्स, एक राइबोस शुगर जिसके 5 फॉस्फेट ग्रुप्स और एक नाइट्रोजन बेस, ये डबल रिंग नाइट्रोजियस बेस जिसे एडिनाइन का नाम दिया गया, ये इसके साथ अटैच्ड की गई थी इस स्ट्रक्चर के साथ, एडिनाइन का जिसको नाम दिया गया, ठीक है। 3 लीनियर फॉस्फेट ग्रुप्स, एक राइबोस शुगर जिसके 5 कार्बन शुगर अटैच है, और फॉस्फेट ग्रुप लीनियर चेन अटैच है। तो ये सारा प्रोसेस, इस सारे प्रोसेस में 3 चीज़ें हैं, एडिनोसाइन, ठीक है, मोनोफॉस्फेट एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एडीपी, और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, ये तीनों मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और ये तीनों मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, टीपी, एडीपी, एटीपी और एएमपी, मोनोफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। इसके बाद जी यहाँ पे हमारा जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी का हमें बताता है कि इसमें जो है एक जो है राइबोस शुगर जिसे 5 कार्बन शुगर वो अटैच की गई है, डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस है जिसे एडिनाइन का नाम दिया गया है, और 3 लीनियर फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिसे यहाँ पे लीनियर फॉस्फेट ग्रुप्स का नाम दिया गया है। ये मिलके बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं एटीपी का। तो ये हमारा है जी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, यहाँ पे जो है इसका जो है एंड होता है। एएमपी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, बार बार समझा रही यहाँ पे बात, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट अहम जो है स्ट्रक्चर हैं
जो कि सेल के अंदर और किसी भी किस्म की एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी अटेन करने में जो है बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे ये जो 3 लीनियर फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हैं, इसका भी मेन रोल है क्योंकि ये इन सब सेल्स को मिलके बनाता है। तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट का। एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से गो थ्रू करना है। उम्मीद है कि आपको मेरे इस सब लेक्चर की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। क्लियरली आप इस बात को समझ चुके होंगे कि कैसे जो है बायो एनर्जेटिक्स की जो डिटेल है और बायो एनर्जेटिक्स कैसे जो है वाइटल रोल प्ले करता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, रोल ऑफ एटीपी और ये सारे स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे हमारा क्लास 9 का बायो एनर्जेटिक्स का लेक्चर एंड होता है। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेट में एक न्यू वीडियो के साथ पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।